नमस्कार साथियों। हमारा जो मनोविज्ञान में हम पढ़ रहे थे क्या, व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक। तो आज हम पढ़ेंगे एडविन रे गुथरी और इसके बाद हम व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांतों को खत्म कर देंगे। ठीक है, इसके आगे हम कोई भी व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक पढ़ने वाले नहीं है, क्योंकि जो महत्वपूर्ण व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे उनकी चर्चा हमने 100% सिद्धांतों की चर्चा यहाँ पर कर ली है। थॉर्नडाइक की चर्चा कर ली है, पावलोव की चर्चा कर ली है, स्किनर की चर्चा कर ली है, टॉलमैन की चर्चा कर ली है हम लोगों ने। ठीक है, और आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो हम चर्चा करने वाले हैं किसकी, एडविन रे गुथरी की। ठीक है, तो व्यवहारवादी है एडविन रे गुथरी। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, गेस्टाल्टवादी अधिगम सिद्धांत। तो अभी हम केवल व्यवहारवादी अधिगम सिद्धांतों को पढ़ रहे थे, तो अब जो हम पढ़ना चाहते हैं वो हम पढ़ना चाहते हैं क्या, एडविन रे गुथरी। एडविन रे गुथरी, ठीक। तो देखो एडविन रे गुथरी है, एक क्या है, व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है, और देखो ये रहने वाला है, ये कहाँ का, अमेरिका। ठीक है, तो जो एडविन रे गुथरी है अमेरिका का रहने वाला है। दूसरी बात, व्यवहारवादी तो है लेकिन इसको रखा जाता है किसमें, नव व्यवहारवादियों में। ठीक, तो नव व्यवहारवादियों में इनको रखा जाता है। ठीक है, नव व्यवहारवादियों में इनको रखा जाता है। अगली बात ये कि जो एडविन रे गुथरी है, ये एडविन रे गुथरी व्यवहारवादी है, तो व्यवहारवादी होने का सीधा सा मतलब है कि एडविन रे गुथरी अगर व्यवहारवादी है तो ये किस किस के बीच, तो हम कहेंगे ये उद्दीपक और जो अनुक्रिया है, उद्दीपक और क्या, जो अनुक्रिया है, इन अनुक्रियाओं के बीच, उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच संबंध को तो स्वीकार करता है। मतलब इन दोनों के बीच जो संबंध स्थापित होता है उस संबंध को तो उस संबंध को तो ये क्या करता है, स्वीकार करता है। लेकिन जिस बात को ये स्वीकार नहीं करता वो है क्या, पुनर्बलन। वो है क्या, पुनर्बलन। मतलब इसने पुनर्बलन का क्या कर दिया है, अस्वीकारीकरण कर दिया है। जैसे देखो व्यवहारवादियों में हमने देखा कि थॉर्नडाइक ने एसआर थ्योरी दे दी, फिर पावलोव का भी वही था, एसआर थ्योरी पर आधारित था, लेकिन स्किनर ने थ्योरी को बदल दिया, आरएस थ्योरी में कन्वर्ट कर दिया। यानी एसआर जो थ्योरी थी उस एसआर थ्योरी में पहले उसने किसको माना, तो पहले उसने अनुक्रिया को माना, उसके बाद क्या मानी उसने, फिर और क्या नाम से, पुनर्बलन माना। ठीक है, या स्टिमुलस माना। ठीक है, तो उद्दीपक बाद में था स्किनर में, लेकिन अनुक्रिया पहले थी। और जो थॉर्नडाइक हमने देखा था और थॉर्नडाइक के साथ साथ पावलोव देखा था, तो वो क्या था, पहले उसमें क्या था, उद्दीपक था, बाद में क्या थी, अनुक्रिया थी। वैसे ही यहाँ पर, और वो लोग पुनर्बलन को भी मान्यता देते थे कि पुनर्बलन जरूरी है, लेकिन इसके अलावा हम देख चुके हैं कि कुछ सिद्धांत व्यवहारवादी ऐसे हैं जो आवश्यकता को महत्वपूर्ण मानते हैं, कुछ अनुक्रिया को महत्वपूर्ण मानते हैं, कुछ पहले अनुक्रिया फिर उद्दीपक को मानते हैं। लेकिन इसने क्या किया है, उद्दीपक अनुक्रिया के संबंध को तो स्वीकार किया है, लेकिन पुनर्बलन को क्या नहीं किया, स्वीकार नहीं किया। और उद्दीपक और जो अनुक्रिया है, ये इन दोनों के बीच संबंध ही क्या कहलाता है, साहचर्यवाद कहलाता है, या संबंधवाद कहलाता है, या अनुबंधनवाद कहलाता है। और ये जो चर्चा करते हैं इन दोनों की, वो करते हैं कौन, व्यवहारवादी। तो एडविन रे गुथरी क्या हो गया, व्यवहारवादी हो गया। यहाँ पर जो सबसे अलग बात है वो ये है कि ये पुनर्बलन को स्वीकार नहीं करता। ठीक है, ठीक है। इसके बाद इसका जो सहयोगी है, सहयोगी का नाम है क्या, जेपी हार्टन। सहयोगी का नाम क्या है, जेपी हार्टन। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि पुनर्बलन को ये स्वीकार क्यों नहीं करता। ठीक है, अभी हम देखेंगे पुनर्बलन को स्वीकार क्यों नहीं करता, जेपी हार्टन है। और इस सिद्धांत की, यानी इसके सिद्धांत की जो आधारशिला है, जिससे इसने ये निकाला है अपने सिद्धांत को, और आधारशिला जिसको माना है वो है सानिध्य। वो है क्या, सानिध्य अधिगम, सानिध्य अधिगम का प्रनियम। ठीक है, सानिध्य अधिगम का प्रनियम, इसको इसने क्या माना है, आधारशिला माना है। अगर ये पूछा जाए कि
कि गुथरी के सिद्धांत की आधारशिला क्या है, तो सानिध्य अधिगम का प्रणियम जो है वो गुथरी के सिद्धांत की आधारशिला है। इसका मतलब ये हो जाता है कि हम इसके प्रयोग को समझने से पहले इस बात को समझ लें कि सानिध्य अधिगम प्रणियम क्या है, सानिध्य या फिर कहें कि सानिध्य प्रणियम क्या है, ठीक है। और इसका जो सिद्धांत है तब हम देखेंगे कि इसका जो सिद्धांत है वो सिद्धांत इसने क्या दिया। तो सबसे पहले हम चर्चा करना चाहते हैं किसकी, सानिध्य अधिगम प्रणियम की। तो देखो जरा, सानिध्य अधिगम प्रणियम में दो बार उद्दीपन अपने सम्मिलित रूप में, सम्मिलित रूप में, उद्दीपन अपने सम्मिलित रूप में जिस व्यवहार क्रिया द्वारा जुड़े होते हैं, ठीक है, उनका उसी रूप में प्रस्तुति प्रकार की व्यवहार क्रिया को जन्म देता है। एक तो ये बात कह रहा है, ठीक। दूसरी बात ये कह रहा है कि जानकारी या ज्ञान ही कार्य के रूप में परिणत होती है, ठीक है। अब जरा समझना, ये दो बातें कह रहा है कौन, तो एडविन रे गुथरी। इन दो बातों को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये क्या है, इसकी आधारशिला है। तो देखो, पहली बात क्या कह रहा है कि उद्दीपन अपने सम्मिलित रूप में जिस व्यवहार क्रिया द्वारा जुड़े होते हैं उनका उसी रूप में प्रस्तुतिकरण उसी प्रकार की व्यवहार क्रिया को क्या देता है, जन्म देता है। मतलब ये हुआ कि ये कहना चाह रहा है कि कोई भी व्यक्ति, मेरी बात समझना जरा, कोई भी व्यक्ति अगर अधिगम कर रहा है तो प्रयास और त्रुटि जो अधिगम का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया, या हम कहें कि व्यवहारवादियों ने माना कि लगातार अगर आवृत्ति की जाती है तो उसकी जो अधिगम जो होता है वो और ज्यादा मजबूत हो जाता है और उसमें बार बार पुनरावृत्ति के कारण क्या होता है, अधिगम होता है। लेकिन ये व्यक्ति यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि अधिगम तो उसी प्रयास में हो जाता है जिस प्रयास में व्यक्ति क्या होता है, सफल होता है। अब अंतर समझना जरा, मतलब ये कहना चाह रहा है कि अगर कोई एक व्यक्ति किसी भी क्रिया को सीखने के लिए चाहे हजारों क्रियाएं करे, ठीक है, लेकिन उन हजारों क्रियाओं में से कोई एक ऐसी क्रिया जो क्रिया व्यक्ति को क्या दिला देती है, सफलता दिला देती है, व्यक्ति उसी प्रयास में क्या कर जाता है, सीख जाता है। और अगर उसी परिस्थिति का पुनः प्रस्तुतिकरण किया जाएगा तो व्यक्ति किसी अन्य अनुक्रिया को ना दोहराकर उसी अनुक्रिया को दोहराएगा जिस अनुक्रिया ने उसको क्या दिलाई है, सफलता दिलाई है। कहने का मतलब ये कि ये कहना चाह रहा है कि व्यक्ति अपने प्रथम प्रयास में ही क्या हो जाता है, सीख जाता है। ये कहना चाह रहा है कि व्यक्ति अपने प्रथम प्रयास में ही क्या हो जाता है, सीख जाता है। प्रथम प्रयास में ही क्या हो जाता है, सीख जाता है। ये कह रहा है कौन, ये व्यक्ति, ठीक है। तो अभी हम प्रयोग में भी देखेंगे कैसे, जैसे इसके प्रयोग की तरफ अगर हम चर्चा करें तो मान लो कि ये क्या है, एक पिंजड़ा है, ठीक है, और ये वैसा ही पजल बॉक्स है जैसा थॉर्नडाइक के सिद्धांत में था। और मान लो ये क्या है, एक दरवाजा है, मान लो ये एक क्या है, दरवाजा है। यहाँ पर मान लो कि ये क्या है, एक बिल्ली है, बिल्ली पर इसने प्रयोग किया, किसने, एडविन रे गुथरी ने, और ये क्या है, दरवाजा है,
ठीक है। और यहाँ पर है क्या, लीवर, यहाँ पर क्या है, लीवर है। अब यहाँ पर है क्या, लीवर, यहाँ पर क्या है, लीवर है। अब ये जो बिल्ली है, ये बिल्ली, अभी देखो यहाँ पर ये कहा जा रहा है, पहले इस सिद्धांत से ये कहेगा कि पुनर्वलन जरूरी नहीं है, क्यों, तो देखना जरा, फिर हम इधर आएंगे। तो पहली बात यहाँ पर भोजन, ठीक है, मान लो कि इसने ये देखा कि बाहर रखा हुआ है क्या, भोजन, बाहर क्या रखा हुआ है, भोजन। और भोजन एक प्रकार का क्या है, पुनर्वलन है, ये तो हम सब जानते हैं कि भोजन एक प्रकार का क्या है, पुनर्वलन है। अब अगर बाहर पुनर्वलन है, बिल्ली को बाहर आना है, भोजन की अगर प्राप्ति करना है, तो पुनर्वलन का स्वीकारीकरण क्या होगा, तो उसकी चर्चा पर यहाँ पर करना चाह रहे हैं। तो ये जो बिल्ली है, सिर्फ एक बिल्ली पर प्रयोग नहीं किया, कई बिल्लियों पर लगभग 800 बार क्या किया गया, प्रयोग किया गया, लगभग 800 बार। लगभग 800 बार इस व्यक्ति ने जेपी हार्टन के साथ मिलकर क्या किया, प्रयोग किया। और इस प्रयोग का निरीक्षण कर किया उसने, तो उसने ये पाया कि जो बिल्लियां हैं वो बिल्लियां इस भोजन को देखे बगैर, बात समझना जरा, इस भोजन को देखे बगैर सबसे पहले खुद को इस पिंजरे से आजाद करने के लिए क्या कर रही थी, अनुक्रियाएं कर रही थी। मतलब पुनर्वलन पर तो उनकी नजर ही नहीं थी, पुनर्वलन पर उनकी नजर नहीं थी, वो केवल अब खुद को इस पिंजरे से बाहर आने के लिए क्या कर रही थी, लगातार प्रयास कर रही थी। उन्हीं प्रयासों में से कोई एक प्रयास ऐसा हुआ कि लीवर क्या हो गया, दब गया, दरवाजा खुल गया और बिल्ली बाहर आ गई। अब मान के चलो ये एक बिल्ली थी कोई, फिर दूसरी बिल्ली डाली होगी, तो दूसरी बिल्ली ने भी यही ऐसा ही कुछ किया होगा, फिर तीसरी, चौथी, ऐसे लगभग 800 बार क्या किया गया, प्रयोग किया गया। और उनके क्या लिए गए, उनके फोटोज भी लिए गए, ठीक है। और उन फोटोज के अध्ययन पर यह पाया गया, देखा गया, निरीक्षण किया गया कि जो बिल्लियां थी, ठीक है, इनका जब निरीक्षण किया गया तो देखा गया कि जो बिल्लियां थी वो बिल्लियां ना पुनर्वलन को देखकर नहीं, सबसे पहले उन्होंने भोजन को देखकर बाहर निकलने की कोशिश नहीं की, उन्होंने इस पिंजरे से खुद को आजाद करने के लिए जो कोशिशें की, उन कोशिशों में से ही कोई एक कोशिश ऐसी थी कि उस कोशिश ने उन्हें क्या कर दिया, उस प्रयास में सफलता दिला दी और उन्होंने क्या किया, फिर दरवाजे से बाहर आ गई। मतलब ये कि पुनर्वलन को देखे बगैर भी वो खुद को आजाद करने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ पर पुनर्वलन को कहता है कि पुनर्वलन जरूरी नहीं है, क्यों, क्योंकि उद्देश्य क्या था, उद्देश्य था इस पिंजरे से बाहर निकलने की क्रिया का उससे क्या करवाना, अधिगम करवाना। तो पिंजरे से बाहर निकलना उन्होंने भोजन को देखकर नहीं, जैसा थॉर्नडाइक के सिद्धांत में हुआ था, भोजन को देखकर बाहर नहीं निकली है, वो खुद को आजाद करने के लिए बाहर निकली है बिना इस भोजन को देखे। इसका मतलब ये हुआ कि इस भोजन को बिन देखे उसने क्या किया है, बाहर निकल आई है। इसीलिए ये कहता है कि पुनर्वलन जरूरी नहीं है क्या करने के लिए, अधिगम करने के लिए। पुनर्वलन जरूरी नहीं है क्या करने के लिए, अधिगम करने के लिए, क्योंकि बिना भोजन को देखे हुए भी खुद को आजाद करने की कोशिशों में से इन्होंने एक कोशिश ऐसी कर ली जिससे ये पिंजरे से बाहर आ गई। तो पुनर्वलन का क्या हो गया, अस्वीकारीकरण हो गया। अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि पुनर्वलन का अस्वीकारीकरण किसने किया है, तो पुनर्वलन का अस्वीकारीकरण किया है एडविन रे गुथरी ने, ठीक है। तो ये बात समझ आ गई। अब आते हैं हम इस वाली लाइन पे, तो देखना जरा, इसमें अब ऐसा नहीं था कि एक बिल्ली पर एक बार प्रयोग किया और हटा दिया, फिर दूसरी बिल्ली पर दूसरी बार प्रयोग किया हटा दिया, ऐसा नहीं था। मतलब ऐसा था कि बिल्ली ने जो सफलता प्राप्त की, फिर दूसरी बिल्ली, फिर तीसरी बिल्ली, फिर चौथी बिल्ली, ऐसे करके उन्होंने ये देखा कि कई बिल्लियों पर प्रयोग किया 800 बार। और फिर जब दोबारा, जैसे ये बिल्ली पहली बिल्ली है, इस बिल्ली को बाहर आने में इसने जो भी गतिविधियां की हो, मान के चलो इसने 1000 अनुक्रियाएं की, जिनमें से 1000 अनुक्रियाओं में से कोई एक अनुक्रिया ऐसी थी जिसने दरवाजा खोल दिया। जब इसी बिल्ली को पुनः अंदर डाला गया, जब इसी बिल्ली को पुनः अंदर डाला गया, तो इस बिल्ली ने क्या किया, उसी क्रिया को दोहराया जिस क्रिया से वो पिंजरे से बाहर आई थी। यानी हम ये कहेंगे कि उस अंतिम क्रिया को, हम ये भी कहेंगे कि उस अंतिम क्रिया को, जिस अंतिम क्रिया ने लीवर को दबवा दिया था, दरवाजा खुल गया था, बिल्ली बाहर आ गई थी, उसी एक अंतिम अनुक्रिया का क्या किया इसने, क्या किया, पुनः प्रस्तुतिकरण किया। मतलब इसने वो सारी क्रियाओं को याद नहीं किया जिनसे उसको सफलता नहीं मिली थी, इसको केवल वही अनुक्रिया याद रही जिस अनुक्रिया से उसको क्या मिली थी, सफलता मिली थी।
तो इन दोनों के बीच जो महीन बात है, बारीक जो बात है, वो सिर्फ इतनी सी है कि बाहर ये भी आई है, प्रयत्न इसने भी किए हैं, त्रुटियां इसने भी की हैं, थॉर्नडाइक के सिद्धांत के जैसी त्रुटियां इसमें भी हुई हैं, लेकिन ये कह रहा है कि जिस अनुक्रिया ने इस बिल्ली को बाहर निकलने में सफलता दिला दी है, उनके बीच एक स्थापित हो गई है क्या समीपता, उनके बीच क्या स्थापित हो गई है, समीपता। ठीक है, मतलब ये कि जो सफलतम अनुक्रिया थी, जिस सफलतम अनुक्रिया से दरवाजा खुल गया था, बाहर आ गया था, उस अनुक्रिया के बीच और उद्दीपक के बीच क्या हो गई है, समीपता स्थापित हो गई है। तो इसी समीपता के कारण क्या हुआ है, अधिगम हुआ है। इसका मतलब मानता है कि अधिगम उद्दीपक अनुक्रिया के बीच स्थापित होने वाली समीपता के कारण होता है, ना कि पुनर्वलन के कारण। बात समझ आ गई? इसीलिए इसके सिद्धांत को क्या कहा जाता है, समीपस्थता का सिद्धांत कहा जाता है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि इसके सिद्धांत को क्या कहा जाता है, समीपस्थता का सिद्धांत कहा जाता है। क्या? समीपस्थता का सिद्धांत। ठीक, समीपस्थता का क्या कहा जाता है, इसको सिद्धांत कहा जाता है। दूसरी बात देखना जरा, दूसरी बात ये कि ये कहता है कि अधिगम एक बार नहीं हुआ, अधिगम टाइम में हुआ, एक बार में हुआ, बार बार प्रयास करने से नहीं हुआ, अधिगम एक बार में हुआ। अब यहाँ पर हमें एक भ्रांति पैदा होती है, वो ये कि यहाँ पर इसने कई अनुक्रियाएं की, तो फिर एक बार में कैसे मान लें? तो ये कह रहा है कि वो अंतिम प्रक्रिया, जिस अंतिम अनुक्रिया में बिल्ली ने क्या माना है, इसको पिंजरे को खोल लिया है या फिर लीवर को प्रेस कर लिया है, जिससे दरवाजा खुल गया है, उसी को इसने माना है पहला सफलतम प्रयास। तो ये कहना चाह रहा है कि अधिगम तो क्या हो जाता है, एकल प्रयास में ही स्थापित हो जाता है, एकल प्रयास में ही क्या हो जाता है, स्थापित हो जाता है। इसीलिए इसके सिद्धांत को क्या कहा जाता है, एकल प्रयास का सिद्धांत या इकहरा प्रयास का सिद्धांत भी कहा जाता है। ये बात मेरी फिर से समझना, अगर भ्रांति हो तो, कि भैया 1000 अनुक्रियाएं करनी थी, इन 1000 अनुक्रियाओं को मान लो थॉर्नडाइक ने तो काउंटिंग में ले लिया, प्रयास और त्रुटि में। इसने कहा कि प्रयास त्रुटि से कोई लेना देना नहीं है। क्यों लेना देना नहीं है? क्योंकि ये जो बिल्ली है, ये बिल्ली उसी अंतिम प्रयास में सीख गई है जिस अंतिम प्रयास में इसने लीवर को क्या किया था, प्रेस किया था। तो मान लो कि इसने उनको गिनती में ही नहीं लिया। इसका कहना है कि वो उनका कोई महत्व नहीं है, जो उसने त्रुटियां की है, महत्व केवल उसका है जिस अंतिम क्रिया से इसने दरवाजा खोला है, तो उसी को इसने माना है क्या, एकल प्रयास। इसका मतलब ये हुआ कि एडविन रे गुथरी मानता है कि किसी भी व्यक्ति या प्राणी के अंदर जो अधिगम होता है वो एक ही प्रयास में क्या हो चुका होता है, वो अधिगम हो चुका होता है, और जो होता है वो कैसे होता है, समीपस्थता से होता है। अब हम वापस आते हैं इधर कि ये लाइन सानिध्य अधिगम में क्या कह रही है। तो ये देखना जरा, ये कह रही है कि उद्दीपन अपने सम्मिलित रूपों में जिस व्यवहार क्रिया द्वारा जुड़े होते हैं। उद्दीपन यहाँ पर कौन था, फर्ज कर लो ये भोजन है, तो ये भोजन तो पुनर्वलन का काम कर रहा था, लेकिन भोजन को देखे बगैर ही उसने क्या कर लिया, दरवाजा खोल लिया खुद को आजाद करने के लिए। तो यहाँ पर उसके सम्मिलित रूपों में, सम्मिलित रूपों का मतलब जितने भी रूपों में उसने प्रयास किया है, उन सम्मिलित रूपों में जिस व्यवहार क्रिया द्वारा जुड़े होते हैं। जिस व्यवहार क्रिया का मतलब क्या है, जिस व्यवहार क्रिया के द्वारा दरवाजा क्या हो गया है, खुल गया है, जिस व्यवहार क्रिया द्वारा जुड़े होते हैं उनका उसी रूप में प्रस्तुतिकरण। उसी रूप में प्रस्तुतिकरण का मतलब हुआ कि हमने उस बिल्ली को पुनः उसी पिंजरे के अंदर डाल दिया, उसी पजल बॉक्स के अंदर डाल दिया। तो यहाँ पर परिस्थितियां वैसी ही हैं जो पहले वाले में थी, तो उनका उसी रूप में प्रस्तुतिकरण उसी प्रकार के व्यवहार की क्रिया को क्या देता है, जन्म देता है। इसका मतलब ये वही क्रिया का अनुकरण करेगी जिस क्रिया ने इसको बाहर निकाला था। तो ये सानिध्य का प्रनियम है, पहली लाइन। दूसरी बात, जानकारी या ज्ञान ही कार्य के रूप में क्या होता है, परिणत होता है। मतलब इस बिल्ली को जानकारी हो गई है, ज्ञान हो गया है कि किस तरीके से मुझे बाहर आना है, वही कार्य के रूप में क्या हो जाता है, परिणत हो जाता है। तो ये हम कहेंगे कि ये सानिध्य अधिगम का प्रनियम है। सानिध्य अधिगम का प्रनियम ही एडविन रे गुथरी के सिद्धांत की क्या है, आधारशिला है। और उसने इस सिद्धांत को जेपी हार्टन के साथ करके इस प्रयोग के द्वारा 800 बार बिल्लियों पर प्रयोग करके ये प्रूफ किया कि किस तरीके से पुनर्वलन जरूरी नहीं है। अधिगम
जो होता है वो इसके बीच उद्दीपक अनुक्रिया के बीच जो समीपस्थता स्थापित होती है, समीपता स्थापित होती है या सामीप्य स्थापित होता है, उसी के माध्यम से क्या होता है, अधिगम होता है। ये कहता है कौन, एडविन रे गुथरी। ठीक है, अगली बात देखना जरा यहाँ पर। अब देखो, अब अगली बात ये कि इसका शैक्षिक महत्व क्या है, इसका शैक्षिक महत्व क्या है। ठीक, तो देखो जरा, अगर इसके हम बात करें इसकी शैक्षिक महत्व की, तो देखो शैक्षिक महत्व में क्या है, पहली बात तो ये कि ये मानता है, ये मान के चलता है कि जो अधिगम होता है वो कैसा होता है, एकल प्रयास में होता है। जो अधिगम होता है वो एकल प्रयास में होता है। इसका मतलब ये हुआ, मिल गया, इसका मतलब ये हुआ कि इसका शैक्षिक महत्व ये हुआ कि अगर कोई भी टीचर अपने किनको छात्रों को समझाना चाहता है तो उसको उस अनुक्रिया उसको क्या करना चाहिए, अपने प्रस्तुतिकरण, अपने पाठ्यक्रम का प्रस्तुतिकरण, अपनी योजना को इस तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए कि बच्चा पहली बार में ही क्या हो जाए, सीख जाए। यानी उसको समझाने के लिए उसकी योजना इतनी स्पष्ट होना चाहिए कि पहली बार में ही क्या हो जाए, वो सीख जाए। तो एकल प्रयास में मतलब ये कहना चाह रहा है कि शिक्षण तो एक बार में ही होना है, उसके बाद आप कुछ भी करते रहो, अधिगम नहीं होगा। ये कहता है कि भाई जो अधिगम होगा वो पहली बार में ही होगा। दूसरी बात, दूसरा जो इसका शैक्षिक महत्व है वो ये है, वो ये कहना चाहता है कि आप किसी भी अधिगम को अगर करा रहे हैं और अगर उसका स्थानांतरण कराना चाहते हैं, तो स्थानांतरण का मतलब ये कि अभी हम पढ़ेंगे अधिगम का जो स्थानांतरण होता है, तो उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो अभी बस इतना समझो कि जो चीज सीखी है उसी चीज को अगर आप दूसरी जगह प्रयोग में लाना चाहते हैं, तो गुथरी ये कहता है कि अधिगम का स्थानांतरण उन्हीं परिस्थितियों में होगा जैसी परिस्थितियां कैसी उसने पहले जिस परिस्थिति में सीखा था, अगर सेम वही परिस्थिति उसके सामने आती है तभी वो क्या करेगा, उसी व्यवहार का क्या करेगा, अनुकरण करेगा, पुनरावृत्ति करेगा। तो यहाँ पर मतलब ये हुआ कि जब आप यहाँ पर शैक्षिक महत्व ये हुआ कि जब आप किसी भी छात्र को पढ़ाते हैं तो जरूरी है कि आप वैसा ही परिवेश तैयार करें, वैसा ही वातावरण तैयार करें जिस वातावरण में उन्हें क्या किया वो क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। ऐसा करने के लिए जरूरी है कि आप एक कैसी चीज कैसा वातावरण तैयार करें जिस वातावरण में उन्होंने सीखा था। दूसरी बात यहाँ पर ये है कि यहाँ पर एक और सिद्धांत आता है, एक और इसने वो दिया है जिसका नाम है क्या, जिसका नाम है अभिनवता, अभिनवता प्रनियम। ठीक है, ये भी अभिनवता प्रनियम किसका है, तो अभिनवता प्रनियम भी किसका है, एडविन रे गुथरी का है। तो अभिनवता प्रनियम का मतलब है कि इसका मतलब ये है, ये वाला जो नियम है ये नियम ये बताता है कि अधिगम का स्थानांतरण उसी परिस्थिति में होगा जब परिस्थितियां वैसी होंगी जैसी पिछले समय में हुई हैं। मतलब ये कि अभिनव प्रनवता या अभिनव प्रनियम ये कहता है कि जिन परिस्थितियों में किसी भी व्यक्ति को, किसी भी प्राणी को अधिगम कराया गया है, सेम परिस्थितियां होंगी तब वह व्यक्ति उसी व्यवहार की पुनरावृत्ति करेगा जिस व्यवहार की उसने पहले की है। इसीलिए जरूरी है शिक्षा के क्षेत्र में कि हम छात्रों को अगर पढ़ाएं तो उसी परिवेश को फिर से तैयार करें जिस परिवेश में बच्चों ने क्या रखा है, सीखा है, अधिगम को किया है। ठीक है, एक बात ये। अब इस तरीके से ये इनके क्या होते हैं, शैक्षिक इसका महत्व। अगला देखो, अगला ये यहाँ ये भी बात है कि यहाँ पर ये अभ्यास को भी क्या देता है, महत्व देता है। ये कहता है कि अभ्यास भी अधिगम के लिए क्या है, जरूरी है, लेकिन परिस्थितियां कैसी हो, समान हो, तब अभ्यास का भी क्या है, अभ्यास पर भी ये बल देता है। तो ये अभ्यास पर भी बल देता है और ये भी कहता है कि एक बार में पुनर्बलन होना है। ठीक है, और ये भी कहता है कि जो परिस्थितियां समान होंगी तभी उसी प्रकार की अनुक्रिया का क्या होगा, पुनः प्रकटीकरण होगा। तो ये बात कहता है कौन, एडविन रे गुथरी। तो ये एडविन रे गुथरी का और सिद्धांत था, यहाँ से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और एक बात और याद रखना, अंतिम बात वो ये कि जो व्यवहारवाद है उस व्यवहारवाद को मनोविज्ञान का द्वितीयक बल भी कहा जाता है। कि बात आपको याद रखना है कि इसे द्वितीयक बल कहा जाता है, किसको, व्यवहारवाद को। अगर आपसे ये पूछा जाए कि व्यवहारवाद क्या है तो आप कहोगे कि व्यवहारवाद मनोविज्ञान के अंदर द्वितीयक बल कहलाता है। ये द्वितीयक बल कहलाता है कौन, व्यवहारवाद। अब आपका व्यवहारवाद वाला कॉन्सेप्ट खत्म। व्यवहारवाद के जितने जो मुख्य नियम थे वो नियम समाप्त हुए। अब हम चर्चा करेंगे गेस्टाल्टवादी संप्रदायों की। तब तक आप सारे क्वेश्चंस लगा लेना व्यवहारवाद के।
जो भी, क्योंकि देखो हर चीज़ एक ही जगह मिलना मैं तो नहीं मानता कि ये संभव है, और अगर है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर एक व्यक्ति सर्वज्ञ नहीं होता, आप किताबों को लगाएं, किताबों की जो ऑब्जेक्टिव है उनको लगाएं, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं आप उनको भी लगा कर देख लें। कुछ एक चीज़ें ऐसी होती है जो वाकई छूट जाती हैं, ठीक है। बाकी हर व्यक्ति अपना 100% देता है, चाहे वो कोई यूट्यूब पर पढ़ाने वाला टीचर हो या किसी शिक्षण संस्थान में। कुछ चीज़ छूट जाती है जो आप कवर कर लें, ठीक है। तो थोड़ा से स्वावलंबी बन जाओ, क्योंकि सफलता आपको ही मिलनी है, ठीक है। इसलिए थोड़ी सी मेहनत करो, देखो। बाकी हम आगे चर्चा करेंगे क्या स्टार्ट हुआ की।